बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 जून और पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने कौमी असम्बली से रखते हैं, जहां पर फॉर्म 47 के वजीर कानून ने एक ऐसी वाहियात बात कर दी है जिसको शायद गली मोहल्ले में चलने वाले लोफर भी कहते हुए 10 बार सोचें। लेकिन उन्होंने ये बात ना सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर से कही, बल्कि उनकी तकरीर भी बराह रास्त नशर की गई। जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत रख रखाव था, लिहाज था, चले दूसरे का नहीं, अपना अपनी खानदानी जो रवायात है उनका जो लिहाज था, जो इंसान अपनी कदर मंजिलत के लिए, अपने कद काट के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने इमेज के लिए जिन चीज़ों को कहने बोलने से पहले 10 बार सोचता था, अब फॉर्म 47 ने तो वो सब कुछ धो के रख दिया। ये होता है, ना सिर्फ जमहूरियत की तबाही होती है बल्कि इंसानियत और समाजी माशरती इकदार की भी तबाही तबाही होती है, जब डिक्टेटर्स जो हैं वो अपने इकतदार को तूल देने के लिए इस तरीके से फॉर्म 47 या किसी भी और गैर जमहूरी तरीके से ऐसे दोस्तों को लाकर असम्बलियों में बिठाते हैं। मैं बात कर रहा हूं फॉर्म 47 के वजीर कानून आजम तारड़ साहब की, जो जाहिर है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानियों की वजह से यहां बैठे हैं और अपने बयानात से भी वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो उन्हीं की मेहरबानी से यहां पर बैठे। जो उन्होंने कहा वो मुझे इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब आसमा जहांगीर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने आप को यही बताते हैं कि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम खवातीन के हकूक़ की, उनके एहतराम का पाकिस्तान में हम हफाजत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी तरफ से एक ऐसी शख्सियत बनते हैं जो समझते हैं कि मैं मुतदल मिजाज हूँ और मैं अच्छी गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने इनको या तो प्रेशर इतना दे दिया है ऊपर से, या इनको लगता है कि जितनी गंदी बात इमरान खान के बारे में करेंगे चौधरी साहब के पास से उतने ज़्यादा नवाजे जाएंगे। इन्होंने जो जुमले अदा किए हैं पहले वो सुनवा देता हूं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करते हैं। फिर काफ़ी और खबरें हैं, हमने सदर ट्रंप ने भी कुछ नए गुल खिलाए हैं, ईरान में कुछ नया हुआ है, इसराइल में हुआ है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी पॉलिटिकल लैंडस्केप से कुछ और खबरें हैं जो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ज़रा सुनिए फॉर्म 47 के जो वजीर कानून हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो क्या रहे हैं। काश जेलर को डायरेक्ट करने का इख्तियार सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के पास होता कि यार आज इनकी मुलाकात करा दे और मियां बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करे, मैं जरूर करता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। काश मेरे पास चेयरमैन नैब। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि काश मेरे पास जेलर को अहकामात देने का इख्तियार होता तो मैं इनको कहता इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात भी करा दे। यहां तक रुक जाते तो अपनी इज्जत भी रह जाती और इस ओहदे की इज्जत भी रह जाती, इस पार्लियामेंट का वकार भी रह जाता। लेकिन रुके नहीं यहां, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चौधरी साहब ने माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि जितना इमरान खान को बुरा कहेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। तो उनको अगला जुमला कहना पड़ा, जो शायद अब पूरी जिंदगी इस जुमले के नीचे आजम नज़ीर तारड़ साहब, आजम और नज़ीर का मुझे नहीं पता, लेकिन जो आखिरी लफ्ज़ है तारड़, वो दबा रहेगा। क्योंकि पंजाब की एक बड़ी मोतबर जटों की सबकास्ट है। लोग, मेरे तो जितने भी तारड़ दोस्त हैं वो बहुत ही उम्दा इंसान आज तक मैंने पाए। ये दो तोहफे वहाँ से आए हैं हमारे पास, गुजरांवाला डिवीज़न से। दोनों ही, मैं वैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब को तो बहुत बेहतर इंसान समझता था, दूसरे वाले चलें जैसे भी हैं वो आप सबको पता ही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको मैं कम अज़ कम ये ऐसा नहीं समझता था, लेकिन इन्होंने आज साबित किया है कि नहीं, पैकेजिंग फ़र्क है, अंदर जो मामला है वो वही का वही है। अब वो कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवा दे और मियाँ बीवी को इकट्ठा वो सलाह भी दे। अब इसके ऊपर मैं क्या तज्जिया करूं, मियाँ बीवी इकट्ठे सोते ही आजम नज़ीर तारड़ साहब, अंकल और आंटी सोए थे तो जनाब पैदा हुए थे माजरत के साथ। ये तो होता है, ये तो एक कुदरती अमल है। जनाब के भी आगे से बच्चे होंगे। तो ये आप शरी बातों के अंदर असम्बली के फ्लोर पर कैसे चल निकले, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं चलें, अब आपने सोने सलाने की बात ही शुरू कर दी, तो बजाय इसके कि आप इमरान खान और बुशरा बीबी इकट्ठे सोएंगे या सोते हैं या नहीं सो रहे, या आप सुला सकते हैं उन्हें इकट्ठे कि नहीं, इन बातों के ऊपर सोचने के मेरा मशवरा यह है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ऐसी बातें इंसान कह देता है, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, बाद में इंसान को खुद शर्मिंदगी होती है। मैं भी अभी बहुत कुछ कह सकता हूं आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना कहूं, क्योंकि आपकी वजह से नहीं, मुझे अपनी वजह से रुकना चाहिए। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए। शायद आपको अपने इर्द गिर्द नजर आए कि कहीं पर, सोने सुलाने को तो छोड़ दें, कई लोगों को बेचारों को घरों से ही निकाल दिया हुआ है, ताकि आप उनकी घर वापसी तो करवाएं ना। कईयों को तो सुबह बदर कर दिया हुआ है। आप उनकी इस बात को, मैंने आपको बताया ना कि ये मायूब बात है किसी भी मियाँ बीवी के बारे में ऐसी बात करना, इसलिए मैं सोने सुलाने की बात की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अगर हम अपनी खवातीन के बारे में ये एहतराम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें दूसरी खवातीन को भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं जाता कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसा करें ना करें, मैं उतनी गिरी हुई बात नहीं कहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिन बेचारों को घरों से निकाल के सुबह बदर कर दिया गया और आपके इर्द गिर्द है, उनके मामला तो ठीक करें। मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ कह सकता हूँ, होटल से लेके बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि वो मायूब हो जाएंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी, वो मेरे मुंह से भी अच्छी नहीं लगेंगी जैसे आपके मुंह से ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि चौधरी साहब को ऐसे ही दोस्त पसंद है, और दूसरा, ये दोस्त जितनी भी पैकेजिंग करें प्रोग्रेसिव की, लिबरल की, असल में अंदर ये मामला है, असल में अंदर तोफ़न है और असल में अंदर गंदगी है और कहीं पर रुकावट नहीं है। अब आप कहेंगे उजलत में बात होगी, एक वकील से ज़्यादा किसको पता होता है कि किस अल्फाज पर रुकना है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी, क्योंकि
अदालत के अंदर आप अल्फाज का ही तो दाव-पेच हमेशा खेलते हैं। बहरहाल अफसोस हुआ इनसे ये बात सुन के, और बुशरा बीबी और इमरान खान पर जो जुल्म हो रहा है जेल में वो तो हो ही रहा है। आपको पता है कि उनकी मुलाकातें बंद की हैं, पंखे बंद कर देते हैं, कूलर बंद हैं, इस वक्त बदतरीन गर्मी है और उसमें मियाँ बीवी दोनों को तोड़ने के लिए उनकी जो हालत की हुई है, ये इमरान खान साहब की बहन ने चंद जुमले बोले हैं, ये ज़रा सुनिए। आपको अंदाज़ा हो गया कि अंदर इमरान खान साहब को किस हालत में रखा हुआ है, और ये बजाय इसके कि खामोशी इख्तियार करें। मैंने भी गर्मियों में जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर मुलाकात की हुई है। उनके कपड़े उनके उस वक्त इतने वो ठाठ के साथ अंदर रहते थे जनरल बाजवा साहब की दी हुई सहूलतों में। हुकूमत हमारी थी, कोताही हमारी भी है, इसमें कोई शक नहीं। कोताही इसमें तो मैं नहीं कहूँगा कि उनको सहूलत ऐसी क्यों नहीं दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोताही हमारी ये है कि कम अज़ कम हमने अगर इन लोगों को उस वक्त तंग नहीं किया था तो इनको उस चीज़ का झूठा प्रचार ना करने देते। कोशिश हमने की लोगों को बाहर बताने की, लेकिन शायद और इफेक्टिव तरीके से बता सकते थे कि इन्होंने उस वक्त कैसी जेलें काटी। लेकिन आज अगर इमरान खान को और उनकी बेगम को तारीख की बदतरीन जेल में से गुजारा जा रहा है तो ऐसे दोस्त खामोश रहने की बजाय इस तरह के जुमले कस रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, अब अवाम का पारा चढ़ रहा है या हालात कुछ ऐसे हो गए हैं या लोगों का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है। ये एक इंटरेक्शन हुई है, खातून है और हमारे जुनैद अकबर जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के, और जो खातून है वो उनसे कह रही हैं कि आपने बजट कैसे पास करवा दिया। जुनैद अकबर साहब उनको कुछ जवाब दे रहे हैं, ये जरा इंटरेक्शन है, सुन लीजिए। मुझे बताया जाए कि खान के साथ ये गद्दारी क्यों, उनकी मुशावरत के बगैर क्यों हमारा जो बजट केपीके का मंजूर हुआ, क्यों हुआ? मैं सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मैं हुकूमत का। हम जान देने को तैयार हैं, आप लोग मुशावरत नहीं कर सकते खान के साथ। आपकी तस्वीर बन गई है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। वो सूबाई हुकूमत तस्वीरों वाली औरत नहीं हूँ, हक की बात कर रही हूँ। सवाल है लोगों का, क्योंकि आप सूबाई सदर हैं कि आप तमाम एमपीएस को बुला सकते थे, कॉल कर सकते थे। सुन लिया आपने। मेरे ख्याल में जुनैद साहब मेरे दोस्त भी हैं, मैं बड़े एहतराम से उन्हें कहूँगा कि उन्हें वापस ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि आप फिल्म बनवा रही हैं, तस्वीर बनवा रही हैं, वीडियो बनवा रही हैं। नो, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये कहना चाहिए। बात का जवाब दें उन्हें, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको छोड़ दें। अवाम, ये हो सकता है ये खातून, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आपने ये भी कहा कि इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे समझ आई, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन आप इस बात का जवाब आपको देना चाहिए था। आपका ये जवाब ठीक है कि जी मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर आप सूबे के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एमपीएस जाहिर है उसी सूबे में से है। या फिर आपको पोजीशन लेनी चाहिए खुल के कि आपके ख्याल में ये बजट पास होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इंटरेक्शन है इस खातून का जुनैद अकबर साहब के साथ, मीन जो इस खातून का पारा चढ़ा हुआ है, और फिर जो जुनैद साहब के जवाब हैं, इससे आपको एक बात तो वाजे होती है कि इस वक्त डिस्कम्फर्ट है। अवाम खुश नहीं है इस बजट को पहले पास करवाने पे, और वो अब गली बाजार में भी खुल के अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो इस बात पर खफा हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की कानूनी हैसियत और कामयाबी अभी तक वाज़ेह नहीं है। कामयाबी पर तो बहुत बात हो गई, ये वॉशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, CNN सभी ने कह दिया है कि कोई इफेक्टिव वहाँ पर हमले नहीं कर सकी सदर ट्रंप की फौज, और जो भी बम वगैरह मारे गए हैं उनसे बड़ा वाजबी सा ही नुकसान हुआ है, जिस पर सदर ट्रंप बड़े गुस्से में हैं, और अब वो इन मीडिया हाउसेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, वापस कह रहे हैं कि ये झूठ फैला रहे हैं, और ये हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं जो उन्होंने वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, ये उसे अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये अब सदर ट्रंप की और उस मीडिया की लगी हुई, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जो बात की है वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि दूररस बात है। उन्होंने अमेरिका के हमलों को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा उनकी कानूनी हैसियत का अभी तक कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अब ईरान अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहा है और वहाँ अप्लाई कर रहा है कि अमेरिका ने जो हम पर हमला किया वो गैर कानूनी था, उससे हमारा जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए। अब ये सब कुछ क्या होता है आने वाले दिनों में देखते हैं। लगता तो नहीं कि अमेरिका के खिलाफ कोई फैसला होगा, लेकिन कम अज़ कम ये एक नया एंगल है जो यूरोपीय यूनियन खुल के कह रही है कि ये अमेरिका की जो स्ट्राइक्स थी, जो अमेरिका का हमला था, वो गैर कानूनी था। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने 1-1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर करवाए हैं। ये बात हमारी नामजदगी को मज़ीद मजबूत बनाती है। माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले, इनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जो अब से थोड़ी देर पहले तक एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, ये डोनाल्ड ट्रंप को एक लुच्चा लफंगा, गली में चलने वाला आदमी, लड़ाका, इस तरह का पेश करते थे अपने ट्वीट्स के अंदर। ये उनका मजाक उड़ाते थे, तमस्कर उड़ाते थे, उन्हें बदतमीज़ कहते थे। ये उनकी तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी उसके ऊपर बड़े सारे सवालात उठाते थे। आज कहते हैं कि सदर ट्रंप ने जो कर दिखाया है उसमें उनको नोबेल इनाम देना चाहिए। इससे पहले जितनों को अमन का दिया गया वो सदर ट्रंप के पास भी नहीं थी। मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये दोबारा सदर ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स करेंगे। क्यों करेंगे, कितने करेंगे, वो आपको हम बताते हैं, लेकिन आने वाले कुछ देर रुक जाइए, आप खुद देखेंगे कि ये फिर सदर ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे होंगे। अच्छा जी, एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेयरिंग हुई है अमेरिकी कांग्रेस में, वो तो हमने आपको बता दी थी, जिसमें अहमद नूरानी साहब, एक और अगले चंद दिन में हेयरिंग हो रही है।
इसमें कुछ वकला हैं, कुछ जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी इसमें काम किया, इसमें जो पाक पैक है उन्होंने भी काम किया, और इसमें मुझ नाचीज़ ने भी कुछ ना कुछ हिस्सा डाला। तो वो एक, ये जो मौजूदा हेयरिंग थी ये पूरी दुनिया के ऊपर थी, और इसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक हिस्सा दिया गया है। जो आने वाली हेयरिंग है, अभी चंद वो दिनों में हम उसका एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ आपको अनाउंस कर देंगे, उसमें वो सिर्फ फोकस्ड है पाकिस्तान के ऊपर। उसमें कई लोग होंगे जो विटनेस के तौर पर, जैसे अहमद नूरानी अकेले इसमें अपीयर हुए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं थी, ये भी एक मोतबर अच्छी हेयरिंग थी। लेकिन जो आने वाली हेयरिंग है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान पर होगी, और ज़्यादा लोगों को वहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा। अब आपका सवाल, ऐसी चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं? ये बिल्कुल वैसी है जैसे अभी यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अमेरिका का हमला गैर कानूनी है। ऐसी चीज़ों का शायद इस वक्त फ़ायदा इमीडिएटली आपको नज़र ना आए, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपने गैर कानूनी की होती हैं, वो फिर आपके खाते में पड़ती हैं और आपको उनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आगे चलते हैं ज़रा। अगली खबर जो तेहरान से है। तेहरान में अब ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। ज़िंदगी के जो लोग जो बाहर चले गए थे, तेहरान को छोड़ के बाहर चले गए थे क्योंकि बमबारी हो रही थी, वापस लौट रहे हैं। बाज़ार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, एक्टिविटी शॉपिंग की वापस आ रही है, अभी स्कूल वगैरह भी वापस हो जाएंगे। तो तेहरान के अंदर ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पर वापस आ रही है। उसके साथ साथ ईरान ने 3 अफराद को फांसी दे दी है। ये वो 3 अफराद हैं जिन्होंने मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल में किरदार अदा किया था। मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब जो थे, ये ईरानी एटमी साइंसदान थे, और इनको कत्ल करवाने में जिन लोगों ने हिस्सा डाला था, मीन मुखबरी की थी, इसराइल के साथ मिलकर ये काम किया था, उनको ईरान ने जो है वो सज़ाए मौत दे दी है। और ये 3 कुर्द कैदी थे, अदरीस अली, आज़ाद शुजाई और रसूल अहमद रसूल। इनको उन्होंने आर्मिया की मरकज़ी जेल के अंदर फांसी दे दी है। मैंने इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो आपको बता दिया है। तो ये सब कुछ जो है ये इस वक्त ईरान के अंदर हो रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रही है। मोहम्मद फ़हीम साहब ने ये खबर दी है। खबर तो ऐसी है जो हम सबको ही पता है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। इन्होंने कहा है कि जून की जो आजकल शदीद गर्मी है, और आपको हम बता चुके हैं कि टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, फील्स लाइक 59 तक चला जाता है पाकिस्तान में। इन हालात में जून की शदीद गर्मी और तपती धूप में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग का वो शिकार है। हम आपको पिछले दिनों दिखा चुके हैं कि सबसे बड़ा नादहिंदा बिजली का खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। अगर आप उनकी आबादी के हिसाब से देखें तो पंजाब और सिंध जो है वो वहाँ से भी बहुत बड़ा बिल अदा होने वाला रहता है। उसके बावजूद 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में केपी में हो रही है। मोहम्मद फ़हीम ये कह रहे हैं कि पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे सोशल मीडिया की जंग लड़ रहे हैं और आवाम गर्मी में ख्वार हो रही है। वफाक अपना जोर निकाल रहा है और सूबाई हुकूमत अपनी जमात से अपने बचाव करने में बरसरे पैकार है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत अवाम ने दी है, जाहिर है अवाम ने तो गुस्सा पीटीआई पे निकालना है। हालांकि लोड शेडिंग पीटीआई नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि इनको लगता है फ़हीम साहब को कि उस मौसर तरीके से इस पर जो हुकूमत है वो आवाज़ नहीं उठा रही, सूबाई हुकूमत की वो बात कर रहे हैं, तो इस वजह से अगले इंतखाबात में पीटीआई को इसका नुकसान हो सकता है। तो इसको ज़रा फ्लिप करके देखिए, हो सकता है कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो इतनी जो लोड शेडिंग है वो करी इसलिए रही हो कि उनका दिल हो कि अवाम जो है वो तंग हो। उनसे तो तंग ही तंग है अवाम पहले ही, और उनसे अवाम ने क्या तंग होना है, उनसे तो वो पहले ही तंग है। उनका दिल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अवाम बदजन हो जाए और वो अगली दफ़ा इन्हें वोट देने से पहले 10 बार सोचे। तो इसलिए ये जो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है 18 से 20 घंटे, इसके पीछे और कोई मंतक नहीं है सवाए इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये हमारी वहाँ की क़यादत को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, अगर उनके पास सोचने का वक्त है दूसरी चीज़ों को छोड़ के, और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बल्कि आप कहते हैं कि एहतजाज करने नहीं देते, ये एक मौसर चीज़ है जिस पे ऊपर एहतजाज किया जा सकता है। अवाम क्योंकि डायरेक्टली इफेक्टेड है तो अवाम इस पर निकल भी आएगी, जो इस वक्त हमारी जमात की ज़रूरत भी है। तो इस पर क्यों ना एहतजाज जो है वो बिल्ड किया जाए। एक मैं ये कहूँगा कि अवाम के लिए भी रेमेडी होगी, आपके लिए भी रेमेडी होगी, लेकिन अभी तक इसकी तरफ तवज्जो कोई लग नहीं रही। अच्छा जी, इंडिया ने $5.1 अरब का जंगी साजो सामान खरीदने की डील की है, जिसकी डिलीवरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में हो जाएगी। इंडिया जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा असलहा और वो भी 1 साल में उसको डिलीवरी मिल रही है, वो जंग की तैयारी कर रहा है। अल्लाह ही खैर करे। अगर पूरे 1 साल पहले हमने भी तैयारी शुरू कर देनी है तो फिर तो इधर रोज़ ही साहर अली बग्गा साहब जो है उनके नगमे भी जारी होंगे और यूनिवर्सिटियों में भी चक्कर लगेंगे, तो फिर तो हम इसी माहौल में रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि ये जंग अगर उन्होंने लड़नी है तो उसके लिए वो पहले से एडवांस असलहा मंगा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को चाइना के मुकाबले में तैयार कर रहे हैं। तो ये हर साल ही वो इतना ज़्यादा असलहा जो है वो ख़रीदते हैं, और ये स्पेसिफिक असलहा जो है इसे पाकिस्तान के साथ, ये जंग के साथ लिंक करना मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरा ज़ाती राय है कि वो कोई दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा जी, कराची मलीर से भारतीय खुफिया एजेंसी के 4 जो है वो एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों लोग रॉ के लिए काम कर रहे थे। सिंध पुलिस के स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उन्होंने हसास अदारे ने के साथ मिलकर कराची के इलाके कायदाबाद में मुश्तरका कार्रवाई करके ये 4 लोगों को पकड़ा। आजकल बहुत धड़ाधड़ हम भी रॉ के एजेंट्स को पकड़ रहे हैं और उधर रॉ वाले ISI के एजेंट्स को
जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनको इंडिया में पकड़ना है। अल्लाह ही खैर करे। ये पहले तो इन दोनों मुल्कों के हत्थे इतनी तादाद में काम उन्होंने शुरू कर रखा है, वो तो कोई मेरा ख्याल गिनती 2 दर्जन तक ले गए। उन्होंने तो कोई 2 दर्जन के करीब लोग ISI के पकड़ लिए इंडिया के अंदर, जो जाहिर है झूठ होगा सारे का सारा। अब मुझे इस तरफ नहीं पता कि ये हमारी तरफ भी गलत है कि नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि ये सब कुछ अभी शुरू हुआ है। इससे पहले हमें नज़र नहीं आए ये इतने सारे जो दहशतगर्द थे या इतने सारे जासूस थे, वो हमने पहले कभी नहीं पकड़ रखे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक रिपोर्टर की गुफ्तगू है, जिसमें वो कहते हैं कि अभी 5 दिन बाकी थे, आप बजट को आगे ले जाते। तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आप मुझे मशवरा देंगे कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मशवरा तो आप इमरान खान साहब का भी नहीं मानते, तो मेरा कहाँ मानेंगे, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। ये क्या इंटरेक्शन थी, ये देखिए जरा। सर जी 4-5 दिन सर जी 4-5 दिन बाकी थे, आप मजीद आगे लेकर जा सकते थे। बताएंगे कि जो मेरे खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं और आपको पता है पाकिस्तान में आईन और कानून की जो हालत है उसके मुताबिक आप मुझे मशवरा देंगे कि मैंने क्या करना है। मैं अगर आपके मशवरे पे चलूं तो मेरे ख्याल में ये सर मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, मैं मशवरा आपको कहाँ दे सकता हूँ? आप इमरान खान साहब का नहीं माने, मेरे कहाँ मानेंगे सर? और सवाल नहीं कर मशवरा दे रहे हैं ना। नहीं सर, मैं आपको आपकी इसमें ताकत होती तो आज हमारा मैंडेट चोरी हो गया, ये हाल होता। आज हमारे पार्टी सारे सब कुछ हुआ है, अगर इन बातों में मसले हल होते तो हो गए होते ना। तो हमने फिर आइन को देखते हुए, आइन तकाज़ों को देखते हुए काम करना होता है, उसके मुताबिक चलना है। हमने प्रोटेक्ट करना है इमरान खान की ताकत को, इमरान खान के इख्तियार को, इमरान खान की अमानत को। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा ख्याल इस पर मैं तजिया ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि आपको इसके ऊपर खुली छुट्टी देते हैं कि आप इस पर तजिया कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिएगा तजिया करते हुए, ताकि मैं भी उन कमेंट्स को पढ़ सकूं और मुझे समझ आ सके कि आप इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर क्या सोच रहे हैं। जाने से पहले आपको याद करवा दें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, लिंक स्क्रीन पर आपके लिए छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, ताकि हमारी आवाज़ दूर तक जाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।